Hello and welcome to dear aspirant in our channel स्टडी मंत्रास विद आदित्य। डियर एस्पिरेंट, एनसीईआरटी के सीरीज़ में आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसको एक एक चैप्टर को हमने एक एक वीडियोज़ में कवर किया है। उन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे कहा है कि उसमें पीछे जो कुछ प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों के उत्तर को आप लिखें और उसको जो आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप नाम से, उसको उसमें जा कर के आप पेस्ट करें और उससे फिर अपने आंसर को आप इवोल्यूएट कर सकते हैं और लोग भी उसके आपके आंसर को रिव्यू करेंगे, मैं भी रिव्यू करूँगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी जो कि आपको बेनिफिट करेगा। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उसमें स्टडी मंत्रास विद आदित्य ग्रुप सर्च करना है, आपको वो चैनल मिल जाएगा। आइए बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। इससे पहले हमने जो सौरमंडल उसके बारे में बात कर लिया है अच्छे तरीके से, और साथ साथ हमने देशांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में बात किया है, समय निर्धारण के तरीकों को जाना है। आज ये हमारा जो चैप्टर है ये हमें बताएगा कि कैसे जो पृथ्वी है उस पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन रात में परिवर्तन होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पृथ्वी हमारी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, इस बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। और पृथ्वी की गति भी 2 प्रकार की होती है, एक तो पृथ्वी घूर्णन गति करती है और दूसरा जो पृथ्वी है वो परिक्रमण गति करती है। तो 2 प्रकार की गति करती है। जब ये अपने अक्ष पर ही ये घूमती है तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति, ओके। लेकिन जब यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करी, इस पथ पर जब लगातार चक्कर लगाती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। मतलब कि किसी एक की परिक्रमा करना। किसकी परिक्रमा करना? सूर्य की परिक्रमा करना, तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और यह एक स्थिर कक्षा में होता है, जिस पर्टिकुलर पाथ पे पृथ्वी घूमती है उसे हम कक्षा भी कहते हैं उसकी, कि इस कक्षा में अपना ये परिक्रमण कार्य कर रही है। पृथ्वी का जो एक अक्ष जो काल्पनिक रेखा है, आप उसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है, जो इसके कक्षीय सतह से लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये है आपका पृथ्वी का अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल की बात की जा रही है। तो ये देखिए कक्षीय समतल, लेकिन असल में पृथ्वी तो ऐसी तो है नहीं, वो तो थोड़ी सी झुकी हुई है। और झुकी कैसे, ये देखिए रहा, ये जो काल्पनिक रेखा इसी के माध्यम से झुकी हुई है। कायदे से तो देखा जाए तो इसका जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का वो यहाँ होना चाहिए और साउथ पोल उसका यहाँ होना चाहिए, लेकिन चूँकि झुकाव है पृथ्वी के शेप में, इसलिए हमें जो नॉर्थ पोल है वो यहाँ दिखता है, साउथ पोल हमें यहाँ दिखता है। सॉरी। तो ये जो झुकाव है आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का कक्षीय समतल से उत्तरी ध्रुव का जो झुकाव बनता है वो 66.5 डिग्री बनता है, और जो आपका लंबवत जो पृथ्वी का कक्षीय समतल पर जो लंब है उस लंब से जो आपका नॉर्थ पोल बनता है उसके बीच का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री बनता है। तो ये हमें अंतर दिखाई देता है और इसी की बात हम ऊपर कर रहे हैं। इस चित्र को आप ध्यान समझ लें, इससे बिल्कुल आपका आइडिया क्लियर होगा। और झुकाव के संबंध में हमने पिछले वीडियो में ही चर्चा कर रखा है, तो उसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं। अब देखिए, होता यह है कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है उसके एक भाग पर हमेशा दिन, एक भाग पर दिन रहता है, जब उसी समय दूसरे भाग पर रात रहती है। यानी कि पृथ्वी के आधे भाग पर हर समय दिन रहता है और हर समय रात होता है, और ये आधा भाग हमेशा कोई भी हो सकता है, ओके, क्योंकि पृथ्वी आपस में घूम रही है। तो जब पृथ्वी एक गोला आकार में एक पिंड है और ये सूर्य है, तो ये सूर्य मान लीजिए यहाँ पे बहुत दूरी पे है, जैसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये इस पर जब रोशनी डालेगा तो इसके आधे भाग पर ही तो दिखाई देगा ना। आगे आधे भाग पर उजाला रहेगा, बाकी जो पीछे वाला भाग रहेगा उस पर तो उजाला रहेगा नहीं, तो वहाँ पे रात माना जाएगा। तो आधी पृथ्वी हमेशा उजाले में रहती है और आधी पृथ्वी हमेशा अंधेरे में रहती है। तो जो पृथ्वी का हिस्सा जो उजाले में रहता है उसे हम कहते हैं प्रतिदीप्ति, जो प्रदीप्ति वृत्त है उसे हम कहते हैं। और जो आपका अंधेरे में रहता है, मतलब जो विभाजित करने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो रेखा ये विभाजित कर रही है, ठीक है, तो यह दिन और रात को विभाजित करती है, यानी कि इसके एक साइड दिन होगा, एक साइड रात्रि होगा। तो ये जो विभाजित करने वाली जो रेखा है ना, जो विभाजित करने वाला जो वृत्त बनता है, जो चारों तरफ अगर आप इस रेखा को घुमाएंगे तो ये पृथ्वी को आधे भाग में बांट देगा, आधे आधे गोलार्धों में बांट देगा, अर्धवृत्त में बांट देगा, अर्ध गोलार्धों में बांट देगा। तो फिर इसी वृत्त को जो इसे निर्धारित करता है, दिन किस तरफ रहेगा, रात किस तरफ रहेगी, इसी वृत्त को हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, ओके। तो प्रदीप्ति वृत्त क्या है इसके बारे में आप जान गए। अब देखिए, इसी वजह से चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक समय पृथ्वी का आधा भाग प्रकाश के सामने होता है, एक समय अंधेरे के सामने होता है,
तो इस वजह से ही ये दिन रात का सिस्टम बनता है। जब पृथ्वी प्रकाश, जो हिस्सा पृथ्वी का उजाले के सूर्य के सामने जाएगा उस हिस्से में दिन हो जाएगा, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे चला जाएगा उस हिस्से में रात्रि हो जाती है। तो इसी प्रकार से दिन और रात होता है। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। एक बात पूछा जाता है कि जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ओके, सभी लोग पहले के समय में ये माना जाता था कि पृथ्वी गोल नहीं है, बिल्कुल समतल है और इसका एक किनारा होगा, अगर हम ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे तो हम गिर जाएंगे। इसीलिए लोग ज़्यादा लंबी यात्राएं नहीं करते थे, बहुत पहले की बात। लेकिन बाद में सबको लगा, जो मैजिलान था उसने पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाया तो उसे लगा नहीं, पृथ्वी क्या है, गोल है और आप एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान फिर उसी स्थान पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किनारा है और किनारे पर जाकर के फिर आप नीचे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये बात कहते हैं आपके आर्यभट्ट, जो कि हमारे एक वैज्ञानिक थे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे कॉमन सा सेंस है, इसमें बारे में आपसे एक प्रश्न है और आप भी सोचें 2 मिनट इसके बारे में वीडियो को पॉज करके, कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है तो फिर क्या होता है। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस साइड सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है हमेशा उसी साइड सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और हमेशा उसी साइड उजाला रहेगा, हमेशा उसी साइड दिन रहेगा, और जो बाकी आधा हिस्सा रहेगा उस हिस्से में हमेशा ही रात्रि रहेगी, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देती है। ओके, अब इसका प्रभाव क्या होगा कि जिस हिस्से पे उजाला है तो उस हिस्से पे उष्मा भी आ रही है, उष्मा आ रही है तो वहाँ पे गर्मी लगातार रहेगी, और जिस हिस्से पर उजाला नहीं जा रहा तो उस हिस्से पर लगातार क्या होगा, ठंड होगा बिल्कुल, और पूरे समय ठंड पड़ता रहेगा। तो ये सिंपल सी बात हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में जब पूरे समय गर्मी ही पड़ रही है या फिर पूरे समय ठंड ही पड़ रही है तो फिर जीवन जीना तो काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो जीवन की संभावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगेंगी, क्योंकि अगर लगातार सूर्य का प्रकाश मिलने लगा तो जो पेड़ पौधे इत्यादि हैं वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और लगातार अगर ठंड का मौसम रहा तो फिर उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फिर वो अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से भी वो भोजन की कमी में भी मरने लगेंगे। तो जीवन जो है वहाँ पे संभव नहीं रहेगा। बात करें अगर पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करी अभी। और पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि कुल 365 दिन, और साथ ही साथ 6 घंटे और लेती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में। तो आप सभी जानते हैं कि 4 साल में एक लीप ईयर होता है, 4 साल में लीप ईयर पड़ता है। तो अब जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होती है, फरवरी में जो दिनों की संख्या होती है फरवरी महीने में वो 29 होती है, और बाकी जो सामान्य वर्ष में फरवरी महीने के दिनों की संख्या 28 होती है। तो जो वो एक दिन जो बढ़ जाता है वो कैसे बढ़ता है, तो अब फ़र्ज़ करिए कि 6 घंटा जो है हर साल ये क्या लेती है, ज़्यादा लेती है, और हम 365 दिन ही बोलते हैं नॉर्मली कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब अगर एक साल में ये 6 घंटे का जो एक्स्ट्रा काम करती है वो उसी प्रकार से अगर 2 साल और दूसरा साल का भी देखें तो 6 12 घंटे हो गए, तीसरे साल का देखें तो 6 12 6 18 घंटे, और चौथे साल में 6 12 6 18 6 24। इट मीन्स कि चौथे साल में ये 6 घंटे का जो एक्सेस टाइम ये कवर करती है, उसके हिसाब से 24 घंटे टोटल हो जाते हैं। 24 घंटे मतलब एक दिन। इस वजह से वो जाकर के फाइनल में चौथे ईयर में वो फरवरी जो है वो 28 की ना होकर के 29 की हो जाती है, और इसी से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बनता है। तो लीप ईयर क्यों होता है, इसके पीछे भी जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप को आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, ये चित्र जो है ना, इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और इसी के बारे में हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना भी है। क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये तो आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, ओके, और सूर्य देखिए अपना चारों तरफ प्रकाश जो है वो फैला रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। और ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी 4 पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी एक ही है। ये उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता है। तो अब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जो आप ये पृथ्वी पर रेड कलर का जो ये देख रहे हैं, ये इसका झुकाव जो है जिस अक्ष से, काल्पनिक अक्ष से उसको दिखाया दे रहा है, ओके, उसको दिखाई दे रहा है। तो अब बात करें, अगर हम शुरुआत करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इस समय जून का महीना चल रहा है, और हमारा जो उत्तर भारत का जो एरिया है या फिर जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें आप देखेंगे बहुत ही गर्मी पड़ती है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि जब ये पृथ्वी जो झुकी रहती है इतना, तो जो ये इसका डंडे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये तो नॉर्थ पोल है। तो ये जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा होता है ना, ये सूर्य के सामने आ जाता है क्योंकि ये झुकाव है। लेकिन जो साउथ पोल वाला हिस्सा होता है वो सूर्य से बिल्कुल अंधेरे में रहता है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो जो साउथ पोल वाला हिस्सा, उसमें उतना प्रकाश नहीं रहता, अंधेरा रहता है। और ये 21 जून को क्या होता है ना, उत्तर अयनांत की बात जो करते हैं,
21 जून को क्या होता है, सूर्य जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं कि प्रकाश देता है और सबसे बड़ा दिन देखा जाए तो यहाँ माना जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इट मीन 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, इसमें गर्मी पड़ती है। लेकिन ठीक इसके उत्तर आप देखेंगे तो जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है, इन सब जगहों पर इस समय ठंड पड़ रही होगी। ओके, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा है वो सूर्य के सामने है। इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव वाला जो ये हिस्सा है, एक मिनट, तो ये हिस्सा जो उत्तरी ध्रुव वाला ये हमारे सूर्य के सामने पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, गर्मी का मौसम होता है, सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है उसमें सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति क्या उत्तरी अयनांत में है। इसका मतलब कि सूर्य इसमें नॉर्दर्न स्फीयर में है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है। तो जब जिस गोलार्ध में रहेगा उस गोलार्ध में सीधी किरणें पड़ेंगी, जब सीधी किरणें पड़ेंगी तो सीधी उष्मा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा मिलेगा, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इसमें सूर्य है नहीं, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सीधे किरणें नहीं पड़ेंगी तो ज़्यादा उष्मा नहीं जाएगी, तो वहाँ पर ठंड रहेगी। तो सिंपल सी बात, इतनी बात है। अब जब ये पृथ्वी जो है चक्कर लगाते रहे सूर्य का पश्चिम से पूर्व की तरफ, जब ये सितंबर तक आती है, तो सितंबर तक आते आते क्या होता है, जो ये हिस्सा है, ये वाला ध्यान रखें, ये वाला जो हिस्सा है, अब ये हिस्सा देखिए सेम वैसे ही रहेगा। तो अभी भी क्या हो रहा है, इस हिस्से में देखेंगे आपकी लगातार ये सूर्य की किरणें आ रही हैं। और इसके सामने वाले हिस्से में देखेंगे आपको जो 23 सितंबर वाला हिस्सा है, उस समय जो विषुवत रेखा है और जो आपका उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें कहीं ना कहीं जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में बिल्कुल बिल्कुल सीधी पड़ने लगती हैं। और जब सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पे लगभग समान रूप से पूरे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में या फिर पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से दिन और रात का जो है वो बराबर रहता है टाइम पीरियड। तो ये काम जो 23 सितंबर को भी होता है और ये काम 21 मार्च को भी था, क्योंकि इस दौरान जो है सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा से वापस आकर के धीरे धीरे विषुवत रेखा के आसपास आ जाती हैं। तो 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाती हैं। तो जब विषुवत रेखा पर लंबवत होंगी तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से सूर्य का प्रकाश जाएगा, तो सभी क्षेत्रों में जो दिन और रात का जो समय पीरियड टाइम पीरियड होगा वो बराबर होता है। फिर इसी समय को हम कहते हैं बसंत ऋतु। कहाँ पे, शरद ऋतु कहते हैं। उत्तरी जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पे धीरे धीरे ठंड आने लगती है, शरद ऋतु आ जाती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पे बसंत ऋतु आने लगती है। अब बात करें अगर हम, इसी प्रकार जब आगे ये बढ़ती है पृथ्वी तो फिर ये पहुँचती है दक्षिण में चली जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी तो आप जानते हैं जो सूर्य की किरणें होंगी वो लंबवत दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा उष्मा मिलेगी, ज़्यादा समय तक मिलेगी, तो वहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही हैं तो ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, ज़्यादा उष्मा नहीं मिलेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर के आसपास ठंडा आ जाएगा, ठंड का मौसम आ जाएगा। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आ जाएगा। इसी कारण जो है पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो क्रिसमस के त्यौहार हैं वो गर्मी में मनाए जाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस पड़ता है। अब बाकी जगहों पर जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका इत्यादि हो गया, इन सब जगहों पर जो है क्रिसमस का त्यौहार वो ठंड के मौसम में मनाया जाता है। तो ये एक फैक्ट है। अब जब ये दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है तो इसे हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत मतलब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी अयनांत मतलब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस समय जब ये दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, अब 22 दिसंबर को क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे छोटी रात होती है, यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पे सबसे कम ड्यूरेशन की रात होती है। और जो उसी दिन जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा, वहाँ पे दिन ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ रही हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल तिरछी पड़ रही हैं, तो हमारे दिन जल्दी डूब जाएगा और रात बड़ी होगी हमारे यहाँ। और वहाँ पे चूँकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो दिन लेट से डूबेगा और रात वहाँ पे छोटी होगी। इस बात को भी हम समझ सकते हैं इसके माध्यम से। अब जब ये फिर क्या करता है, आगे बढ़ती है पृथ्वी, तो फिर दिसंबर के बाद जब आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे दिसंबर के बाद जनवरी आती है, फरवरी आती है, फिर मार्च में जब 21 मार्च तक आते हैं तो फिर इसका मकर रेखा से ये उत्तर की तरफ जाने लगता है सूर्य। जब ये मकर रेखा से उत्तर की तरफ जाने लगेगा तो फिर ये पहुँचेगा आपका विषुवत रेखा पर पहुँचेगा, 0 डिग्री पर पहुँचेगा। जब 0 डिग्री पहुँचेगा तो फिर वही स्थिति होती है जो 23 सितंबर को होती है। पूरे पृथ्वी पर जो है समान रूप से दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो बराबर रहता है। और इस समय जो है बसंत ऋतु आती है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और शरद ऋतु रहती है इस समय, जो आपका दक्षिणी वाला हिस्सा रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है। इस चीज़ को हम एक चीज़ के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये देखिए चित्र के माध्यम से पृथ्वी कैसे कैसे घूमती है और कैसे कैसे उसके घूमने से जो है ऋतु में परिवर्तन आता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम।
अब आइए एक चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। फर्ज करें ये एक कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। ओके, अब इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री है, तो इसे हम कर्क को के से दिखा देते हैं और विषुवत रेखा को हम वी से दिखा देते हैं और जो मकर रेखा है उसे हम एम से दिखा देते हैं। तो होता क्या है कि 21 जून को जब सूर्य यहाँ पे लंबवत आ जाता है कर्क रेखा पर, तो फिर ये वापस आता है यानी कि विषुवत रेखा की तरफ जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के बाद सूर्य कभी भी लंबवत आगे उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ता है। तो जब ये वापस आता है तो ये विषुवत रेखा की तरफ आता है। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते ये यहाँ तक पहुँच जाता है सूर्य। तो 23 सितंबर के आसपास सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। जब विषुवत रेखा पर वो लंबवत होता है तो फिर सूर्य की किरणें सभी जगहों पर समान रूप से जाती हैं, तो दिन और रात का जो समय है वो बराबर रहता है। फिर सितंबर के बाद फिर ये आगे बढ़ता है मकर रेखा की तरफ। तो जब ये मकर रेखा की तरफ बढ़ता है तो जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो यही हिस्सा होता है ना, यहाँ पे अब ठंड स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती नहीं है और जब तक सूर्य इस वाले हिस्से में रहता है ना तब तक यहाँ पे गर्मी रहती है। लेकिन जैसे ही ये मकर विषुवत रेखा को पार करके मकर रेखा की तरफ आगे बढ़ता है तब तक यहाँ पे अब ठंड स्टार्ट हो जाएगी इस वाले हिस्से में, और मकर रेखा वाले हिस्से में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे लंबवत पड़ रही हैं और ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो जब मकर रेखा की तरफ आएगा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर तक यहाँ पे मकर रेखा पर लंबवत आ जाता है। तो 22 दिसंबर को फिर यहाँ पे एकदम प्रचंड गर्मी पड़ती है और दिन का जो टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होता है, और उसी समय जो है उत्तरी गोलार्ध में रात का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल तिरछी पड़ रही हैं, लंबवत नहीं पड़ रही हैं। और फिर जब वापस जाता है सूर्य वापस जाता है तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी करते करते मार्च में जो है ये यहाँ पे फिर पहुँच जाता है 21 मार्च को। तो यहाँ पे मार्च में पहुँचेगा तो फिर यहाँ पे वही चीज़ होगी, विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो सूर्य की किरणें जो है सबको बराबर देखेंगी और उस हिसाब से दिन रात का टाइम पीरियड बराबर होगा। फिर वही काम करते करते फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में फिर वही कर्क रेखा पर पहुँच जाएगा। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, सूर्य एक बार उत्तर जाता है, एक बार दक्षिण जाता है। एक्चुअली सूर्य तो अपने जगह पर ही रहता है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है तो उसके अनुसार पृथ्वी चूँकि झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो उसके अनुसार जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है। यही काम होता है और इसी वजह से जो है ऋतु का परिवर्तन होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और सामान्यतः बात करें तो एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं को बांटा जा सकता है, यानी कि 4 ऋतुएं टोटल उसमें हैं। और सूर्य ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कभी पृथ्वी उत्तरी अनांत में होती है, कभी दक्षिणी अनांत में होती है। ओके, तो इसकी वजह से परिवर्तन वहाँ पे आता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था इस चैप्टर का। इस चित्र को आप बहुत ही ध्यान से तैयार करेंगे, जो चित्र हमने देखा यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, देखिए जब ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का टाइम है तो ये कर्क रेखा वाला जो हिस्सा है ना ये बिल्कुल सूर्य के देखिए सामने है, इसलिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल उजाला है। लेकिन उसी समय दक्षिणी ध्रुव पे आप देखेंगे कि अंधेरा है। जब सूर्य यहाँ आता है ना तो आधा उजाला लगभग यहाँ पे आपको उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है और आधा उजाला लगभग दक्षिणी ध्रुव पे। लेकिन जब पृथ्वी यहाँ पहुँच जाती है तो देखिए दक्षिणी ध्रुव वाला जो हिस्सा है वहाँ पे उजाला हो गया है और जो उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा वो ढक गया है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर आती है तो फिर वही आधे आधा वाली स्थिति आ जाती है कि यहाँ पे थोड़ा आधा उजाला रहेगा, फिर आधा उजाला यहाँ पे रहता है। तो इसी वजह से जो कहा जाता है कि 6 महीने जो दिन रात होता है ध्रुवों पर वो इसी वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव पर दिन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आते आते पूरे उत्तरी ध्रुव पर दिन हो गया। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो 1/4 ऑफ द ईयर है। ओके, अभी फिर यहाँ पे आते आते फिर यहाँ से वापस जब आते हैं तब तक यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे उजाला पूरा हो जाता है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर पूरा अंधेरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो ये वाला टाइम पीरियड है ये 6 महीने का टाइम पीरियड हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका दक्षिणी ध्रुव होता है उसके लिए भी 6 महीने का टाइम पीरियड ही होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। और आइए कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं, हालांकि ये चीज़ें हमने कवर कर ली जो इंपॉर्टेंट थी। हाँ, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। देखिए आपको जो मैंने चीज़ें बताई उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है 21 जून को, तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इसी वजह से इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उष्मा मिलती है। और ध्रुवों के पास जो क्षेत्र हैं उसमें कम उष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ पर तिरछा पड़ता है, डायरेक्ट तो पड़ता नहीं है ध्रुवों पर। और इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तरी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग होते हैं उस पर लगातार 6 महीने दिन रहता है, जब सूर्य उत्तरी अनांत में रहता है तब। ओके, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर लगातार सूर्य की रोशनी मिलती रहती है। ओके, इसलिए विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है, क्योंकि लगातार बहुत समय तक वहाँ पे सूर्य का रोशनी मिलता है, तो फिर वहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाता है। और इसके ठीक विपरीत उसी समय जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा होता है वहाँ पे लगातार सूर्य की उष्मा नहीं मिल पाती, ऊर्जा नहीं मिल पाती, इस वजह से वहाँ पे ठंड का मौसम रहता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। ओके,
जिस जगह पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं जब 21 जून का टाइम आता है। 22 दिसंबर का जब टाइम आता है तो उस समय आप देखेंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य जो है सीधा बिल्कुल चमकता है। और जब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो जो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे बहुत बड़े हिस्से को लगातार सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन का जो टाइम पीरियड होगा वो रात के टाइम पीरियड की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा। दिन बड़े हो जाएंगे, रात छोटे हो जाएंगे। और इसी समय ठीक अगर दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी स्थिति है तो इसी समय उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पे दिन जो है छोटे हो जाएंगे और रात बड़ी हो जाएगी। तो ठीक उल्टा अवस्था होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जबकि बाकी देशों में ठंड के मौसम में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 मार्च को जो है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है और इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन का जो समय होता है वो बराबर होता है और इसे ही विषुव कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, तो आप सीधा कहेंगे कि जब पृथ्वी पर दिन और रात के समय काल बराबर होता है तब उसे हम कहते हैं विषुव कहते हैं। इसे जरूर याद रखेंगे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक इसके उल्टा 21 मार्च को जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे आपका शरद ऋतु होगा और जो उत्तरी गोलार्ध वहाँ पे वसंत ऋतु होगा। तो इन चीज़ों को भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और यही चीज़ हमारा आज के इस चैप्टर में हमें कवर करना था। तो डियर स्टूडेंट, आप जो क्वेश्चन है इस पर वो सारे क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, फिर घूर्णन या परिक्रमण को परिभाषित करने का कार्य है, लीप वर्ड्स क्या है। देखिए इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए और इसको लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे और इन टॉपिक्स के बारे में जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को लिख करके ग्रुप में अपने पेस्ट कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन उनको भी देख लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस को ट्रिक कर लीजिए, खाली स्थान भरें, खाली स्थान जो क्वेश्चन दिए गए इसको फिल करें और इसका जो है लाभ उठाएं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।